नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में हमारे साथ कोई ना कोई शख्सियत रहती है। इसी तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे देश के और हमारी स्टेट के एक होनहार और युवा लीडर जनाब नजीर गुरेजी साहब, जो कि गुरेज के एमएलए हैं और इस समय डिप्टी स्पीकर भी हैं हमारी रियासत के। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये अपना पैगाम नौजवानों को देना चाहते हैं, जो कि इस समय वो ड्रग्स की तरफ बहुत जोर शोर से निकल रहे हैं। किस तरीके से उन्हें रोका जाए और किस तरीके से इन्होंने बड़े छोटे लेवल से उठकर आज ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो किस तरीके की मेहनत इन्होंने की और आगे किस तरीके से ये अल्लाह करे भगवान करे ये मंत्री आए तो किस तरीके से अपने राज्य को देखना चाहते हैं। जी नजीर गुरेजी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरेजी साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका इलाका बड़ा पसमानदा इलाका है, बड़ा दूर दराज का इलाका है। 6 महीने वो मेरे हिसाब से कटा भी रहता होगा बर्फबारी से, तो किस तरीके से आप उसको कनेक्टेड रख के लोगों की मुश्किलात, आप वहां के एमएलए भी हैं, किस तरीके से लोगों की मुश्किलात को हल करते हैं? ये सही बात आपने कही कि मेरा जो क्षेत्र है वो बहुत पसमानदा है और दूर दराज इलाका है रियासत जम्मू कश्मीर का। और ये जो है तकरीबन 150 किलोमीटर श्रीनगर से पड़ता है जी। 6 महीने बिल्कुल अपने डिस्ट्रिक्ट से नहीं बल्कि तहसील है, कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ गाँव ऐसे हैं जो तहसील हेडक्वार्टर से भी कनेक्टेड नहीं रहते हैं। मैंने 2002 में बहसीयत मुझे एमएलए चुन के उन लोगों ने भेजा, उनका रिप्रेजेंटेटिव। मैंने कोशिश किया कि उस इलाके की तरक्की हो, लेकिन उस इलाके की तरक्की करना बहुत दुश्वार है, क्योंकि एक तो शॉर्ट स्पेन है आपका जो है 6 महीने का समय है। 6 महीने भी नहीं है, 3 से 3.5 महीने का, जहां आप काम कर सकते हो वो जून से शुरू हो जाता है और सितंबर में जाके खत्म हो जाता है, एंडिंग सितंबर। उसके बाद आपका सीमेंटेड का कोई काम वहाँ हो नहीं सकता है, कंक्रीट काम नहीं हो सकता है। लेबर आपको जो है टेक्निकल जो लोग हैं उनको बांडीपोरा से लाना पड़ता है या श्रीनगर के दूसरे इलाकों से लाना पड़ता है, क्योंकि लोकल वहाँ है नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है। आपका सीमेंट का एक बैग जो श्रीनगर में 400 रुपये पड़ता है, वो पहुँचाते 600 रुपये 700 रुपये में वहाँ पहुँचता है। तो बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वहाँ काम करना पड़ता है। मैंने कोशिश किया, अपने इन सालों में लोगों ने तीसरी बार मुझे चुन के भेजा वहाँ। बिल्कुल सही। और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और मैं इस कोशिश में लगा रहता हूँ कि कुछ ना कुछ हो। जैसे मैं जब शुरुआत किया तो मेरा कोई गांव जो है तकरीबन सिवाय जो टाउन का एरिया था उसके बगैर बाकी जो तिलेल और बख्तौर एरिया था वो। जी गुरेजी साहब, एक छोटे शब्दों में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब किन एरियाज में अभी तक, देखो सबसे बड़ी बात होती है रोड कनेक्टिविटी, किन एरियाज में अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है आपके? देखिए, मैं जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी की बात करूँ, तकरीबन मेरा फेयरवेदर रोड से हर गांव जुड़ा हुआ है जी, सिवाय चंद 2-4 गांवों के। लेकिन जहाँ तक मेन रोड है जो बांडीपोरा गुरेज है, वो बड़ी खस्ता हालत में है। इसकी वजूहत ये है क्योंकि वो डिफेंस के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, फंड्स वहाँ से फ्लो होते हैं और बीकन अथॉरिटी जो है उस पर काम करती है। मैंने पिछली बार भी उनसे, बीकन अथॉरिटी से DGBRO जो है उनसे बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया कि अगले 2 साल तक उसको पूरा मैकेडमाइज बना देंगे। चकवाली एक हमारा लास्ट पड़ता है जो द्रास के साथ थे गाँव, और यहाँ से जो है बांडीपोरा से लेके, तो मुझे उम्मीद है अगले 2 सालों में वो जो है मैकेडमाइज हो जाएगा और चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। लेकिन जो हमारी लिंक रोड से तकरीबन हर जगह लिंक रोड बना हुआ है, फेयरवेदर ही है। मैं कोशिश में लगा हूं कि उसको भी मैकेडमाइज करें, लेकिन बदकिस्मती ये हमारी पिछले 3 सालों से मैं मैकेडम कर नहीं सका, क्योंकि वहां कोई आता नहीं है मैकेडम मशीन लगाने के लिए। तो इस बार हमने मैन्युअली कुछ 5-6 किलोमीटर कर दिए, और अगले साल मुझे उम्मीद है, मैं मैकेनिकल डिवीजन चीफ इंजीनियर से बात की है, बोर्ड मीटिंग इसमें मैंने ये बात उठाई कि एक मैकेडम प्लांट वहाँ हो, तो जिससे ये लोकल जो रोड्स हैं उनमें परेशानियां ना है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अब जो गुरेज है हमारा, वो मैक्सिमम रोड कनेक्टिविटी उधर प्रॉपर तरीके से है। जी 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 गुरेजी साहब, एक अहम चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि आपका ये 3rd टर्म है और 3rd टर्म के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लोग तभी आज की डेट में समझदार हैं, तभी वोट देते हैं कि जब उनको लगता है कि कहीं डेवलपमेंट हो रही है। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा कि यदि आप पहले एक
एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए थे, आपका किस तरह रुझान पॉलिटिक्स की तरफ आया, और पॉलिटिक्स के बाद जब आप एमएलए बने तो आपने उसको किस तरीके से कायम रखा कि लोगों के दिल को जीता? आप तीसरा टेन्योर भी चल रहे हैं इस समय। देखिए, गुरेज में जो मेरा इलाका है, जो मेरा क्षेत्र है, वहाँ सिर्फ 18,000 वोट है जी, और ये तकरीबन 125 किलोमीटर लंबाई एरिया लगा हुआ है, और वेड़त में कोई 4 से 5 किलोमीटर हो, लेकिन पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। बहसीत मुदर्रिस में काम कर रहा था। 96 से पहले ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी बांडीपुरा के साथ थी। बांडीपुरा वाला एमएलए एक बार वोट लेता था और उसके बाद वहां आता नहीं था, नतीजतन इसको इग्नोर किया गया। और मैं शुक्रगुजार हूँ, जब डिलिमिटेशन हुआ तो वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई, तो तब से 96 से लेकर अभी तक थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती रही। और मैंने कोशिश किया कि इस इलाके को डेवलप किया जाए। जब मैं 2002 में आया तो 1 से 2 गांव जैसे थे जहां 2 से 3 घंटे बिजली मिलती थी। जी बिल्कुल। आज तकरीबन सवाई 3 गांवों के पूरा गुरेज जो है 6 घंटे मैंने डीजी सेट नस्ब कराया हर गांव में, और आज 6 घंटे बिजली वहाँ फराम होती है। और अभी एक तरसीली लाइन जो है बांडीपुरा से हम गुरेज ले रहे हैं, उसका टेंडर प्रोसेस हो गया और मुझे उम्मीद है कि इस बार तो काम शुरू नहीं होगा, मई के महीने में उसमें मटेरियल वगैरह वहाँ डाला हुआ है, मई के महीने में वो जो काम शुरू हो जाएगा। तो एक तरसीली लाइन जब वहाँ पहुँचेगी उससे वहाँ 24 घंटे बिजली होगी, और मुझे उम्मीद है 2018 में वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा। उसके अलावा मैंने एनएचपीसी से जो कृष्णगंगा बन रहा था उनसे 0.85 मेगावाट उनसे मैं एक प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ जो टेल एंड पे उनकी, और उससे जो टाउन का एरिया है तकरीबन वो कवर हो जाएगा और उनको 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो मैं इस कोशिश में लगा हूँ कि गुरेज डेवलप हो जाए। आजकल वो खोखले नारों का जमाना चला गया, काम पूछते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बदकिस्मती एक चीज है जो मैं वहां नहीं कर सका, वो मैं बताऊंगा कि मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सका वहां रोजगार को, कि गुरेज के लोग जो हैं वहां एग्रीकल्चर ना होने के बराबर है, हार्टिकल्चर तो है ही नहीं, तो वहां लोग निर्भर करते हैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें मैंने कोशिश किया और कोशिश में लगा हूं कि एक स्काउट जो टाइप है, लद्दाख स्काउट में पहले गुरेज स्काउट की बात की थी जो हो नहीं सका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस ने रिजेक्ट किया मेरा प्रपोजल, और अब मैं उसमें लगा हूं कि एक यूनिट वहां की लोकल खड़ी कर दे, क्योंकि वो टोपोग्राफी को जानते हैं और वो लद्दाख और लद्दाख स्काउट्स के साथ उसको रखा जाए, ताकि एक तो रोजगार मिलेगा और हमारे बॉर्डर्स का जो है निगरानी ठीक तरीके से, प्रॉपर लोकल आदमी जो ठीक तरीके से कर सकेगा। जी गुरेजी साहब, एक और चीज अहम आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इस समय सरकार है, बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन चल रही है, तो उसके दौरान क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, मैं बाकियों की तो बात नहीं करता, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी स्कीम्स आपको मिल रही हैं? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि पिछले 3 सालों में शायद कोई नया प्रोजेक्ट गुरेज में लगा हो। जो हमने काम शुरू किया था उन पे पूरा पैसा नहीं आ रहा है जी। मैं या तो फंड्स की इनको कमी है या क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सिवाय एक प्रोजेक्ट के मैंने कोई 10 करोड़ का प्रोजेक्ट एक ले लिया इन 3 सालों में, एक रोड एक ले ली मैंने वहाँ अंडर सीआरएफ। इसके अलावा कोई नया प्रोजेक्ट वहाँ शुरू नहीं हुआ इन 3 सालों। मतलब कोई प्रॉपर तरीके से आपको उन लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया? मैं सहयोग की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा या तो हुकूमत इस तरफ तवज्जो देना बंद कर दिया इन इलाकों के लिए, या कुछ फंड्स की इनको मजबूरी है जिससे वो फंड्स नहीं दे सकते हैं और वहाँ काम शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछले दिनों में आप ही के इलाके में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो गुरेज में ही दिवाली मनाने आए थे, मैंने जहां तक सुना है, तो क्या उन्होंने दिवाली गिफ्ट गुरेज को कुछ ऐसा नहीं दिया? वही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। उस दिन मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही जब प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, और मैंने ये सोचा था कि हमारी सबसे जो जेन्युइन डिमांड और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जिसके लिए मैंने इनको खतूत भी लिखे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उसके सिक्योरिटी एडवाइजर को भी मैंने कुछ खत भेजे, फिर डिफेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को खत भेजे कि एक टनल के बनाने की जरूरत थी। आप किसी इलाके को आजकल के ज़माने में पूरी वर्ल्ड में शायद ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जो 6 महीने अपनी मुल्क से कटा रहे। जी बिल्कुल। तो ये वाहिद एक इलाका था, क्योंकि आप लद्दाख की बात करो तो लद्दाख में आपकी एयर सर्विस चलती है, लेकिन गुरेज एक ऐसी जगह है जहां हमने अभी चंद दिनों पहले एक हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कराई, लेकिन फिर भी जब मौसम खराब होता है तो लास्ट ईयर एक वहां एवलांच आया जिससे 14 हमारे फौजी जो है मारे गए, और 7 दिन से 8 दिन उनकी लाशें वहां पड़ी रही
क्योंकि उनको एवोकेट नहीं कर सके बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग थी, मुझे उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब गुरेज आएंगे तो उसको वापस आने के बाद एक टनल का ऐलान करेंगे, और मैं अभी भी इसमें विश्वास रखता हूं कि शायद ऐसा चमत्कार कोई हो, चमत्कार नहीं बल्कि नीड है वहां के लोगों की नीड। और हमारा एरिया जो है वो बिल्कुल चाइना से बॉर्डर से मिलता है, क्योंकि गिलगित जो है वो चाइना अब गिलगित में पहुंचा है, और गिलगित का गांव जो है और हमारे गांव में सिर्फ स्टोन थ्रो है। उन्होंने बहुत अच्छे रोड्स वहां तामीर किए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दी है। तो मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब चाइना बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं तो गुरेज में भी एक अच्छा सा रोड बनाएंगे और थ्रू आउट एयर द कनेक्टिविटी रहेगी। बहुत अच्छी बात है सर। ये तो रही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की और आपकी अचीवमेंट्स की बात। अब मैं एक बड़ा अहम प्रश्न जिससे हमारा जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा भारत मुल्क जो है वो परेशान है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क की नीयत है कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर रियासत की बुनियाद को हिलाए और साथ ही साथ हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को भी खराब करे। तो मैं बात कर रहा हूं ड्रग्स से रिलेटेड। आज की डेट में हमारी नौजवान पीढ़ी, आप एक नौजवान लीडर है, आपका इम्पैक्ट हमारे नौजवान बच्चों पे, नौजवान लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि आप उनके एक रोल मॉडल हैं। तो गुरेजी साहब, मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि क्यों नहीं, आप भी इस समय डिप्टी स्पीकर हैं गवर्नमेंट ऑफ JNK के, इन ड्रग्स पे बड़ी अच्छी तरीके से नकेल क्यों नहीं लगाई जा रही और ड्रग्स का सेवन आज की डेट में बढ़ चढ़कर हो रहा है? इसकी वजूहत दो है। हमारी बदकिस्मती ये है कि अब पढ़े लिखे नौजवान जो है, पहले पढ़ाई कम थी, अब पढ़ाई ज़्यादा हो गई, लिटरेसी रेट बढ़ गया है, और बच्चा पढ़ लिख के जब घर में बैठता है तो उसके दिमाग में फिर जब उसको कोई जॉब नहीं मिलता है तो उसकी तरफ मायल हो जाता है। और जब एक बच्चा घर में ड्रग खाना शुरू करता है तो वो पूरा घर का घर तबाह हो जाता है। वो नहीं है कि वो एक सिंगल आदमी तबाह हो जाता है, पूरा घर का घर तबाह हो जाता है। इसमें दो चार चीज़ों की, एक तो जो ये आप सोर्स को खत्म करने की जरूरत है जहां से ये चीजें मिलती हैं। नंबर एक। नंबर दो, उन चीजों को अवेयरनेस कैंपस चलाने की जरूरत है रियासती हुकूमत को हर जगह पे, कि इससे हमारी सोसाइटी पे क्या असर होगा। आप पंजाब देख लीजिए, ये इलेक्शन जो है वो ड्रग्स पे हो गया कि भाई ड्रग्स ज्यादा हो गए पंजाब के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता ये लखनपुर क्रॉस कर गया है, अब जम्मू की तरफ आ गया है, इवन श्रीनगर के कुछ इलाकों में ड्रग्स लोगों ने शुरू किए हैं। एक तो पेरेंट्स को केयर करने की जरूरत है, दूसरा आपको इनको एंगेज करने की जरूरत है। मैं नहीं कहूंगा कि आप सबको गवर्नमेंट जॉब देके एंगेज कर सकते हो, डिफरेंट आप बिजनेस स्कीम्स हैं, आपने सब्सिडीज दे रखी है, लेकिन लोगों के पास पता ही नहीं है कौन सी स्कीम कैसे करना है। उसके अलावा जो है, आप अगर एक स्कीम लेनी है तो एक बच्चा थक जाता है दौड़ दौड़ के, फिर आखिरकार वो जब उतने उलझा के रखा है, ये कलियर्स ले लो, वो कलियर्स ले लो, और उसको उसमें मतलब कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उससे वो बच्चा थक के बाद में ड्रग्स की तरफ जाता है। तो मेरी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से, हुकूमत से भी और पेरेंट्स से भी, कि पेरेंट्स एक तो केयर करे और हुकूमत इसमें अवेयरनेस कैंपस चलाए, और इसको जो नौजवान है उसको एंगेज करे, चाहे वो फिजिकल फील्ड में हो, सपोर्ट्स में हो या बिजनेस में हो, ये जहां वो बच्चा जाना चाहेगा उसकी तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा नजीर गुरेजी साहब ने कि किस तरीके से किसी ना किसी एंड से हमें आज नौजवान पीढ़ी को डाइवर्ट करना होगा, चाहे वो स्पोर्ट्स में, चाहे वो बिजनेस में, किसी एंड पे भी हमें उनको डाइवर्ट करने की बहुत जरूरत है। जी गुरेजी साहब, इसके साथ साथ एक और चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि जो एक तो प्रॉपर ड्रग्स जो बॉर्डर पार से आते हैं, एक हो गया जो आजकल मेडिसिन में भी प्रॉपर यूज किए जा रहे हैं, मेडिसिन के ड्रग्स, उसकी ओवरडोज ले ली, उसका इस तरीके से भी कई चीजें ऐसी यूज की जा रही हैं, तो क्या मेडिसिन की शॉप्स पे भी नकेल कसनी चाहिए? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, आप स्टोर्स में जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स में आपको इजीली ये ड्रग्स अवेलेबल हो जाती है, जैसे कोरकस है या और कोई ड्रग है, इसी कैप्सूल्स हैं वगैरह। अगर आप कहीं पाते हो कि ये ड्रग स्टोर वाला बगैर प्रिस्क्रिप्शन के किसी को ड्रग दे रहा है, उसकी लाइसेंस कैंसिल करनी चाहिए हमें, उनको उनके दुकानों को बंद करना चाहिए। अब हम अगर ये फाइन करके छोड़ देंगे, ये तो इट इज अ हीनियस क्राइम। ये जो है बड़ा हीनियस क्राइम है। आप अगर एक आदमी को जो आपके स्टोर पे आता है, ड्रग के स्टोर पे, और आप उसको वो ड्रग्स दे देते हो जो वो उसको यूज करके
फिर अपने आप को तबाही की तरफ ले जा रहा है, और बाद में आप उसको चालान करके या उसको रुपये 10,000 का फाइन करके छोड़ देते हो। मेरा ये होगा कि इनको एक तो सेफ्टी एक्ट लगाना चाहिए जिससे लोग, जी बिल्कुल, पीएसए लगाना चाहिए, ताकि बाकी लोग जो है वो देना बंद करें। बिल्कुल सही कहा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को, जो युवा पीढ़ी है इस तरफ डाइवर्ट हो रही है, वो ना हो? मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने नौजवानों को, देखिए जो किस्मत में है वो मिलेगा आपको। आप अगर इस ख्याल में आपको काम कहीं नहीं मिल रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपको बिजनेस में आप फेल हो रहे हो और उसके बाद आप दगस खाना शुरू करोगे, तो आप तो एक अपने आप को खत्म कर रहे हो और एक अपनी पीढ़ी और नहीं बल्कि अपने एक खानदान को पे वो असर पड़ता है। जी बिल्कुल। तो उससे बेहतर है अगर 1 रुपया से हम गुजारा कर सकें, वही 1 रुपया से हम गुजारा करें, बनस्बत 50 कमाने के चक्कर में हम वो चीज करें जो आपकी जिंदगी का खात्मा करेगी। तो मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों को कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। इस तरफ जाने के बजाय अगर आप अपना वो जो पावर है उसको इसके लिए सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करोगे। मैं हैरान होता हूं, एक नौजवान मैंने देखा फ्लाईओवर के नीचे बैठा था, एक आदमी, उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसने देखा कि एक आदमी बगैर हाथों के उसके पास गया, कहा खाना खाया है, कहा नहीं, कहा उसने वो जाके दौड़ के उसको खाना ला के दे दिया। और फिर उसने सोचा अपने दिमाग में कितने लोग होंगे जो बगैर बाजू के बैठे होंगे, जो खाने के लिए तरसते होंगे। तो हर दिन वो उससे उसने स्टार्ट किया, 400 आदमियों को उस फ्लाईओवर के नीचे हैदराबाद में खाना खिला रहा है। तो हमने पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। जी नजीर गुरेजी साहब, समय की नजाकत को देखते हुए हमारे पास प्रश्न तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इस समय आपसे विदाई लेंगे। दर्शकों, आपने नजीर गुरेजी साहब के व्यूज को आपने सुना, क्या क्या वे विचार कहना चाहते थे। उनका विजन बड़ा ही पॉजिटिव है और वो अपने इलाके के साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी एक हरा भरा, क्लीन जम्मू, स्वच्छ भारत और साथ ही साथ नंबर 1 रियासत देखना चाहते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हमारे देश को नंबर 1 बनाया जाए, उसी तरह गुरेजी साहब का ये सपना है कि अपनी रियासत को भी हम लोग पूरे मुल्क में नंबर 1 बनाएं। इसी के साथ दर्शकों, आपसे विदाई लेंगे। अगली बार फेस टू फेस के नए अंक में फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।